हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? मुझे आशा है कि आप सब अच्छे और फिट होंगे और मैं यही दुआ करूंगा कि आप सब सदैव फिट बने रहें। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि मैं आधुनिक भारतीय इतिहास को शुरू किया हूं और इस विषय का पहला चैप्टर यानी कि भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन कैसे होता है और उसका भारत पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसको हम लोग बहुत ही अच्छे और सरल तरीके से समझने की कोशिश किए हैं। तो आप लोग इस वीडियो को अगर देखना चाहें तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा। आप लोग उस लिंक पे जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि मैं ये वीडियो बहुत ही अच्छे और सरल तरीके से प्रश्न के साथ साथ इसको मैं कवर किया हूँ। ठीक उसी प्रकार आज हमने इस विषय का दूसरा वीडियो लेकर आए हैं और इस वीडियो में हम लोग ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाबों से संबंधित प्रश्न को हल करेंगे। तो आइए ज़्यादा देर ना करके हम अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले मैं अपने कुछ चैनल के बारे में बता दूं। हेलो दोस्तों, मैं समीर आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं अपने इस यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट बाय समीर पर। और यह मेरा चैनल का लोगो है, स्टडी पॉइंट बाय समीर। और बात करें हम अपने इस टॉपिक की, तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि आज का जो टॉपिक रहेगा वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के इस टॉपिक में हम लोग सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाबों के बारे में बहुत ही अच्छे और सरल तरीक़ों से समझने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए और जो भी मेरे साथी इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर लें, ताकि हमारे द्वारा जो भी वीडियो अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए अपने इस टॉपिक का पहला प्रश्न देखते हैं। आइए इसी के साथ हम लोग इस वीडियो का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न में पूछा गया है कि मुगल सम्राट के द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था। आपको बताना है कि मुगल सम्राट के द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था। तो मेरे दोस्तों, बंगाल का जो अंतिम गवर्नर के रूप में बनाया गया था वो मुर्शिद कुली खान था। कौन था मेरे दोस्तों? मुर्शिद कुली खान को बंगाल का अंतिम गवर्नर के रूप में बनाया गया था। ठीक, फिर इसी के साथ अगर मैं आपसे प्रश्न पूछूं कि मुर्शिद कुली खान को जब बंगाल का अंतिम गवर्नर के रूप में बनाया गया था उस समय दिल्ली का बादशाह यानी कि दिल्ली का मुगल सम्राट कौन था। तो मेरे दोस्तों, जब मुर्शिद कुली खान को बंगाल का नवाब बनाया गया था उस समय जो दिल्ली का बादशाह यानी कि दिल्ली का जो मुगल सम्राट था वो था फारुखशियर। कौन था मेरे दोस्तों? वो था फारुखशियर। फारुखशियर के समय में ही मुर्शिद कुली खान को बंगाल का अंतिम गवर्नर के रूप में बनाया गया था। ठीक, फिर इसी के साथ अगर आपसे प्रश्न पूछें कि फारुखशियर से पहले मुर्शिद कुली खान को बंगाल का सूबेदार किसने नियुक्त किया था। हाँ मेरे दोस्तों, मुर्शिद कुली खान के समय में तो मुर्शिद कुली खान को फारुखशियर के समय में तो बंगाल का नवाब बना दिया गया था। पर अगर मैं पूछूं कि मुर्शिद कुली खान को सर्वप्रथम किसने बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया था, तो इसका सही उत्तर होगा औरंगजेब। कौन था मेरे दोस्तों? औरंगजेब था जिसने सर्वप्रथम मुर्शिद कुली खान को बंगाल का अंतिम सूबेदार के रूप में नियुक्त किया था। और इसने कब नियुक्त किया था मेरे दोस्तों? तो 1701 ईस्वी में। कब मेरे दोस्तों? 1701 ईस्वी में मुर्शिद कुली खान को बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया था। ठीक, फिर अगर आपसे मैं प्रश्न पूछूं कि मुर्शिद कुली खान का वास्तविक नाम क्या है। मुर्शिद कुली खान का वास्तविक नाम क्या है? तो मेरे दोस्तों, मुर्शिद कुली खान का जो वास्तविक नाम है वह है सूर्य नारायण मिश्र। क्या है मेरे दोस्तों? सूर्य नारायण मिश्र किसका नाम है मेरे दोस्तों? तो मुर्शिद कुली खान का वास्तविक नाम है। ठीक, सूर्य नारायण मिश्र यानी कि मुर्शिद कुली खान जो है बंगाल का नवाब कब बनता है? तो मेरे दोस्तों, बंगाल का नवाब मुर्शिद कुली खान को 1713 ईस्वी में। कब मेरे दोस्तों? 1713 ईस्वी में फारुखशियर के शासनकाल में बनाया जाता है और इसकी जो मृत्यु होती है वो 1727 ईस्वी में। कब होती है मेरे दोस्तों? 17
1727 ईस्वी में मुर्शिद कुली खान की मृत्यु हो जाती है और 1713 ईस्वी में इसे बंगाल का नवाब यानी कि बंगाल का गवर्नर के रूप में इसे बना दिया जाता है। ठीक, फिर आइए इसी के साथ हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न में पूछा गया है कि वह युद्ध जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया था, आपको बताना है वह कौन सा युद्ध है जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया था। तो मेरे दोस्तों इसका सही उत्तर होगा प्लासी का युद्ध। कौन सा युद्ध था मेरे दोस्तों? प्लासी का युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्लासी के युद्ध के तत्पश्चात ही भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का जो वर्चस्व था वो प्रारंभ हुआ था। ठीक, फिर मैं प्रश्न पूछूं कि प्लासी का युद्ध किसके किसके मध्य लड़ा गया था, तो प्लासी का जो युद्ध लड़ा गया था वो बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला किसके मध्य में दोस्तों? बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेज अधिकारी रॉबर्ट क्लाइव के मध्य प्लासी का युद्ध जो था वो लड़ा गया था। और यह कब लड़ा गया था मेरे दोस्तों? तो 23 जून 1757 ईस्वी को 23 जून 1757 ईस्वी को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेज अधिकारी रॉबर्ट क्लाइव के मध्य प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। फिर इसी के साथ अगर मैं आपसे प्रश्न पूछूं कि प्लासी का मैदान कहाँ पे स्थित है, आपको बताना है कि प्लासी का मैदान कहाँ पे स्थित है। तो मैं दोस्तों प्लासी का जो मैदान स्थित है वो पश्चिम बंगाल कहाँ पे स्थित है? पश्चिम बंगाल में स्थित है। कहाँ पे स्थित है मेरे दोस्तों? तो पश्चिम बंगाल में प्लासी का युद्ध जो है वो स्थित है। और इसी स्थान पे बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेज अधिकारी रॉबर्ट क्लाइव के मध्य 23 जून 1757 ईस्वी को प्लासी का युद्ध होता है। और इस युद्ध के तत्पश्चात ही भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का जो वर्चस्व था वो प्रारंभ होता है। ठीक, फिर आइए इसी के साथ हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न में पूछा गया है कि अल्बुकर्क, रॉबर्ट क्लाइव, फ्रांसिस डुप्ले तथा कॉर्नवालिस में से किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा गया है। आपको बताना है कि अल्बुकर्क, रॉबर्ट क्लाइव, फ्रांसिस डुप्ले तथा लॉर्ड कॉर्नवालिस में से किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक के रूप में कहा गया है। तो इसका सही उत्तर होगा रॉबर्ट क्लाइव को। रॉबर्ट क्लाइव को स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक के रूप में कहा गया है। ठीक, अगर इसी के साथ आपसे प्रश्न पूछूं कि रॉबर्ट क्लाइव को किसने स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा है। हाँ मेरे दोस्तों, आपको बताना है कि स्वर्ग से उत्पन्न रॉबर्ट क्लाइव को किसने ये शब्द से इंगित किया है। तो इसका सही उत्तर होगा विलियम पिट ने। किसने मेरे दोस्तों? विलियम पिट ने रॉबर्ट क्लाइव को स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक के रूप में कहा है। और रॉबर्ट क्लाइव को ही भारत में दोस्तों ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। हाँ मेरे दोस्तों, रॉबर्ट क्लाइव को ही भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है, क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा ही भारत में तत्पश्चात प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। और प्लासी के युद्ध के फलस्वरूप ही भारत में जो ब्रिटिश प्रभुत्व था वो प्रारंभ होता है। ठीक, और आप सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि रॉबर्ट क्लाइव को ही बंगाल, बिहार और उड़ीसा में दीवानी अधिकार प्रदान किया गया था। हाँ मेरे दोस्तों, रॉबर्ट क्लाइव को ही भारत में बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अधिकार प्रदान किया गया था। और यह अधिकार किसके शासनकाल में प्रदान किया गया था मेरे दोस्तों? तो शाह आलम द्वितीय के समय। किसके समय में दोस्तों? शाह आलम द्वितीय के समय रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्रदान की गई थी। ठीक, फिर आइए इसी के साथ हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न भी बहुत ही प्यारा प्रश्न है मेरे दोस्तों। इस प्रश्न में पूछा गया है कि बंगाल का वह नवाब जिसने अपनी राजधानी
मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी। आपको बताना है कि बंगाल का वह कौन सा नवाब था जिसने अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी। तो इसका सही उत्तर होगा मीर कासिम। कौन था मेरे दोस्तों? मीर कासिम था जिसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी। ठीक, फिर आइए इसी के साथ हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न में पूछा है कि बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था। आपको बताना है कि बक्सर का जो युद्ध हुआ था उस समय दिल्ली का शासक कौन था। तो मेरे दोस्तों, बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का जो शासक था वो था शाह आलम द्वितीय। हाँ मेरे दोस्तों, बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का जो शासक था वो था शाह आलम द्वितीय। ठीक, अगर बात करें हम बक्सर के युद्ध की तो बक्सर का जो युद्ध हुआ था वो 22 अक्टूबर, कब में दोस्तों? 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को। कब हुआ था मेरे दोस्तों? 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को हुआ था। ठीक, फिर आपसे प्रश्न पूछे कि बक्सर का युद्ध किसके किसके मध्य लड़ा गया था। तो बक्सर का जो युद्ध लड़ा गया था वो बंगाल के नवाब मीर कासिम और अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना और अंग्रेज सेना हेक्टर मुनरो, किसके मध्य में दोस्तों? अंग्रेजी सेना हेक्टर मुनरो और बंगाल के नवाब कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला तथा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेनाओं के बीच बक्सर का युद्ध हुआ था। किसके बीच हुआ था? तो बंगाल के नवाब मीर कासिम और अवध का जो नवाब था वो था शुजाउद्दौला और दिल्ली के जो बादशाह शाह आलम द्वितीय था, इसकी संयुक्त सेनाओं के बीच अंग्रेजी सेना हेक्टर मुनरो के बीच हुआ था। हेक्टर मुनरो के बीच बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को हुआ था। ठीक, और इस युद्ध में अंग्रेजी सेना हेक्टर मुनरो की विजय होती है, जिसके तत्पश्चात भारत में वास्तविक रूप से अंग्रेजी प्रभुसत्ता स्थापित होती है। हाँ मेरे दोस्तों, अगर आपसे प्रश्न पूछे कि किस युद्ध के तत्पश्चात भारत में अंग्रेजी जो सत्ता है वो वास्तविक रूप से स्थापित होती है, तो यह युद्ध था मेरे दोस्तों बक्सर का युद्ध। कौन था? बक्सर का युद्ध। बक्सर के युद्ध के तत्पश्चात ही भारत में जो अंग्रेजी सेना की सत्ता थी वो वास्तविक रूप से स्थापित होती है। ठीक, फिर आइए इसी के साथ हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न में पूछा है कि बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था। हाँ मेरे दोस्तों, आपको बताना है कि बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था। तो इसका सही उत्तर होगा मीर जाफर के समय में बक्सर की लड़ाई होती है और इस लड़ाई का जो मुख्य कारण होता है मेरे दोस्तों वो मीर जाफर ही है, क्योंकि इसके पहले बंगाल का जो नवाब था वो कौन था? मीर कासिम था। कौन था मेरे दोस्तों? मीर कासिम था। और मीर जाफर ने अंग्रेजों की मदद से बंगाल की सत्ता यानी कि बंगाल का नवाब बन जाता है, जिसके फलस्वरूप मीर कासिम और अंग्रेजी सेना हेक्टर मुनरो के बीच बक्सर की लड़ाई 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को होता है। ठीक, फिर आइए इसी के साथ हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न भी बहुत ही प्यारा प्रश्न है। प्रश्न में पूछा गया है कि इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है। आपको बताना है कि भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता के रूप में कौन सा युद्ध माना जाता है। तो मेरे दोस्तों, इसका सही जो उत्तर होगा वह होगा बक्सर का युद्ध। कौन था मेरे दोस्तों? बक्सर का युद्ध जो था वो भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता के रूप में मानी जाती है। ठीक, फिर आइए इसी के साथ अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न में पूछा गया है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान किसने किया था। आपको बताना है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी अधिकार किसने प्रदान किया था। तो मेरे दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी को जो दीवानी अधिकार प्रदान किया गया था वो शाह आलम द्वितीय के द्वारा। किसके द्वारा मेरे दोस्तों? बंगाल के नवाब शाह आलम द्वितीय के द्वारा
ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी अधिकार के रूप में प्रदान किया गया था। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि रॉबर्ट क्लाइव अंग्रेज अधिकारी रॉबर्ट क्लाइव को शाह आलम द्वितीय ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की जो दीवानी अधिकार प्रदान की गई थी वो शाह आलम द्वितीय के द्वारा ही प्रदान की गई थी। आइए इसी के साथ अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न भी बहुत ही प्यारा प्रश्न है। प्रश्न में पूछा गया है कि 18वीं सदी में भारत में लड़े गए युद्ध का सही कालक्रम क्या है। आपको बताना है कि 18वीं सदी में भारत में जो युद्ध हुआ था उसका सही कालक्रम क्या है। तो अब लोगों को जैसा कि मालूम है कि भारत में सबसे पहले अंबर का युद्ध हुआ था, फिर उसके बाद प्लासी का युद्ध, फिर वांडीवास का युद्ध और अंत में बक्सर का युद्ध हुआ था। ठीक, अगर बात करें हम अंबर के युद्ध की तो अंबर का जो युद्ध हुआ था वो 1749 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था मेरे दोस्तों? 1749 ईस्वी को हुआ था। और यह किसके किसके मध्य हुआ था मेरे दोस्तों? तो फ्रांसीसी सेना डुप्ले के मध्य। किसके मध्य हुआ था मेरे दोस्तों? फ्रांसीसी सेना डुप्ले और कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन। किसके मध्य में दोस्तों हुआ था? कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन और फ्रांसीसी सेना डुप्ले के मध्य 1749 ईस्वी को हुआ था। ठीक, फिर बात करें हम प्लासी के युद्ध की तो प्लासी का जो युद्ध हुआ था वो 23 जून का हुआ था मेरे दोस्तों। 23 जून 1757 ईस्वी को 23 जून 1757 ईस्वी को हुआ था। और यह किसके किसके मध्य हुआ था? तो मेरे दोस्तों रॉबर्ट क्लाइव के मध्य, रॉबर्ट क्लाइव के मध्य और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के मध्य। किसके मध्य हुआ था मेरे दोस्तों? बंगाल के नवाब रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के मध्य हुआ था। ठीक, फिर अगर बात करें हम वांडीवास के युद्ध की तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि वांडीवास के युद्ध को हम लोग तृतीय कर्नाटक, क्या मेरे दोस्तों? तृतीय कर्नाटक के रूप में भी जानते हैं। ठीक, तृतीय कर्नाटक के रूप में जानते हैं। ठीक, सॉरी दोस्तों, तृतीय कर्नाटक के रूप में वांडीवास के युद्ध को हम लोग जानते हैं। और बात करें इस युद्ध की तो मेरे दोस्तों यह युद्ध जो हुआ था वो 1758 ईस्वी को। कब हुआ था मेरे दोस्तों? 1758 ईस्वी से लेके 1763 ईस्वी को हुआ था। कौन सा कब हुआ था ये? तो 1758 ईस्वी से लेकर 1763 ईस्वी को वांडीवास का युद्ध हुआ था। और इस युद्ध को हम लोग तृतीय कर्नाटक युद्ध के नाम से जानते हैं। ठीक, और इस युद्ध की जो समाप्ति हुई थी मेरे दोस्तों वो पेरिस की संधि से हुई थी। किसकी संधि से हुई थी? पेरिस की संधि के फलस्वरूप ही तृतीय कर्नाटक युद्ध यानी कि वांडीवास के युद्ध को समाप्त किया गया था। अगर मैं पूछूं आपसे कि पेरिस की संधि कब हुआ था तो पेरिस की जो संधि हुआ था मेरे दोस्तों वो 1763 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 1763 ईस्वी को पेरिस की संधि के फलस्वरूप ही वांडीवास के युद्ध की समाप्ति होती है। और वांडीवास का युद्ध कब से कब तक चलता है? तो 1758 से लेकर 1763 ईस्वी तक चलता है। ठीक, फिर अगर बात करें हम बक्सर के युद्ध की तो मेरे दोस्तों जैसा कि आप सभी को मालूम है कि बक्सर का जो युद्ध हुआ था वो 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था मेरे दोस्तों? 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को हुआ था। 1764 ईस्वी को हुआ था। ठीक, फिर आइए इसी के साथ हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न भी बहुत ही प्यारा प्रश्न है। इस प्रश्न में पूछा गया है कि चिलियावाला का युद्ध हुआ था। आपको बताना है कि चिलियावाला का युद्ध कब हुआ था। तो मैं दोस्तों चिलियावाला का जो युद्ध हुआ था वो सिख और डलहौजी के मध्य हुआ था। किसके मध्य हुआ था मैं दोस्तों? सिख और डलहौजी के मध्य हुआ था। फिर प्रश्न में पूछा है कि खुर्दा का युद्ध किसके किसके मध्य हुआ था। तो खुर्दा का जो युद्ध हुआ था वो मराठा और निजामों के मध्य हुआ था। किसके मध्य हुआ था मैं दोस्तों? मराठा और निजामों के मध्य हुआ था। ठीक, फिर मैं प्रश्न पूछूं कि भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसके द्वारा किया गया था। हाँ मेरे दोस्तों, भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसके द्वारा किया गया था? तो वो मराठाओं के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? मराठाओं के द्वारा किया गया था। भारत में सबसे ज़्यादा जो विरोध किए थे वो मराठा साम्राज्य के द्वारा किया गया था। ठीक, फिर आइए इसी के साथ हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न में पूछा गया है कि महाराजा रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा
प्राप्त किया था? आपको बताना है कि महाराजा रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त किया था? तो इसका सही उत्तर होगा शाह शुजा से। किससे मेरे दोस्तों? शाह शुजा से। और शाह शुजा कौन था? तो शाह शुजा अफगानिस्तान का शासक था। कहाँ का शासक था मेरे दोस्तों? अफगानिस्तान का शासक। और अहमद शाह अब्दाली का पुत्र था। अहमद शाह अब्दाली का पुत्र था। कौन था? शाह शुजा था। शाह शुजा अहमद शाह अब्दाली का पुत्र और अफगानिस्तान का शासक था। ठीक, अगर मैं बात करूं कोहिनूर हीरे की, तो मेरे दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि कोहिनूर हीरा जो था वो सर्वप्रथम गोलकुंडा की खान से, कहाँ से मेरे दोस्तों? गोलकुंडा की खान से प्राप्त किया गया था। अगर मैं प्रश्न पूछूं कि गोलकुंडा की खान कहाँ पे स्थित है, तो मेरे दोस्तों गोलकुंडा की जो खान स्थित है वो भारत के तेलंगाना राज्य में। कहाँ से मेरे दोस्तों? भारत के तेलंगाना राज्य में गोलकुंडा की खान स्थित है। और यहीं से यह हीरा जो था सर्वप्रथम तेलंगाना के शासक प्रताप रुद्रदेव को, किसको मेरे दोस्तों? प्रताप रुद्रदेव को यह हीरा सर्वप्रथम प्राप्त होता है। और यह हीरा प्रताप रुद्रदेव के बाद मलिक काफूर को प्रताप रुद्रदेव ने यह हीरा एक भेंट के रूप में दे देता है। तत्पश्चात मलिक काफूर ने इस हीरे को 1310 ईस्वी में, कब में दोस्तों? 1310 ईस्वी में दिल्ली के शासक अलाउद्दीन खिलजी को, किसको में दोस्तों? अलाउद्दीन खिलजी को 1310 ईस्वी में मलिक काफूर भेंट के रूप में इस हीरे को दे देता है। ठीक, फिर उसके बाद हुमायूं का शासन आता है और हुमायूं के बाद यह मुगल शासकों की राजमुकुट की शोभा बढ़ाता है। ठीक, फिर अंत में ईरान का नेपोलियन कहा जाने वाला नादिर शाह, कौन मेरे दोस्तों? ईरान का नेपोलियन कहा जाने वाला नादिर शाह भारत पर आक्रमण करता है। और भारत पर जब आक्रमण करता है उस समय भारत का जो मुगल बादशाह था वो था मोहम्मद शाह। कौन था मेरे दोस्तों? मोहम्मद शाह था। और मोहम्मद शाह के समय में नादिर शाह आक्रमण करता है और आक्रमण करने के फलस्वरूप यह हीरा जो था अपने साथ ईरान लेकर जाता है। कहाँ जाता है मेरे दोस्तों? ईरान लेकर चला जाता है। फिर यहाँ पे अहमद शाह अब्दाली का अधिकार होता है। और अहमद शाह अब्दाली के बाद इसके पुत्र शाह शुजा को यह हीरा प्राप्त होता है। और यह हीरा को शाह शुजा ने सर्वप्रथम महाराजा रणजीत सिंह को एक भेंट के रूप में दे देता है। ठीक, ये रहा कोहिनूर हीरे का इतिहास। ठीक, फिर आइए इसी के साथ हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न में पूछा गया है कि सिख राजा का अंतिम राजा था। आपको बताना है कि सिख राजा के रूप में अंतिम राजा कौन था? तो इसका सही उत्तर होगा दिलीप सिंह। कौन था मेरे दोस्तों? सिख राजा के रूप में जो अंतिम राजा था वो था दिलीप सिंह। और सबसे खास बात यह है कि दिलीप सिंह के शासनकाल में ही, हाँ मेरे दोस्तों, दिलीप सिंह के शासनकाल में ही 30 मार्च को, कब मेरे दोस्तों? 30 मार्च 1849 ईस्वी को गुजरात के युद्ध में, कौन से युद्ध में मेरे दोस्तों? तो गुजरात के युद्ध में डलहौजी से युद्ध होता है। किससे युद्ध होता है मेरे दोस्तों? तो डलहौजी से युद्ध होता है। और इस युद्ध में गुजरात का जो शासक था दिलीप सिंह, यह पराजित हो जाता है। और पराजित होने के बाद इस कोहिनूर हीरे को डलहौजी ने अपने साथ ब्रिटेन लेकर चला जाता है। कहाँ पे लेकर जाता है मेरे दोस्तों? ब्रिटेन लेकर चला जाता है। और तब से यह हीरा जो था ये ब्रिटेन में ही स्थित है। और ब्रिटेन में यह हीरा 3 भागों में स्थित है। पहला जो भाग है वो ब्रिटेन के म्यूजियम में रखा गया है। और जबकि दूसरा और तीसरा जो भाग है वो महारानी के मुकुट में स्थित है। ठीक, महारानी के मुकुट में स्थित है।
फिर आइए इसी के साथ हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न में पूछा गया है कि टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को हराया था। आपको बताना है कि टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को कब हराया था। तो पोलीलूर के युद्ध में। किसके युद्ध में मेरे दोस्तों? तो पोलीलूर के युद्ध में टीपू सुल्तान ने सर्वप्रथम ब्रिटिश सेना को हराया था। ठीक, फिर आइए इसी के साथ हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न में पूछा गया है कि टीपू सुल्तान अपनी राजधानी बनाई थी। आपको बताना है कि टीपू सुल्तान ने अपनी कौन सी राजधानी बनाई थी। तो इसने श्रीरंगपट्टनम को, किसको मेरे दोस्तों? श्रीरंगपट्टनम को अपनी राजधानी के रूप में बनाया था। ठीक, फिर आइए इसी के साथ हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न में पूछा है कि वह भारतीय शासक जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किया था। आपको बताना है कि वह कौन सा भारतीय शासक था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास को स्थापित किया था। तो इसका सही उत्तर होगा टीपू सुल्तान। कौन था मेरे दोस्तों? टीपू सुल्तान था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास को स्थापित किया था। ठीक, इस तरह से ये मेरा प्रश्न समाप्त होता है। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा? मुझे आशा है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा और हेल्पफुल लगा होगा। ऐसा ही वीडियो पाने के लिए आप हमारे इस YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को प्रेस करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे हम लोग एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।